हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैं आपको 10th क्लास का सेकंड चैप्टर मतलब श्वसन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, पौधों में श्वसन। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए प्लीज़ हिट द लाइक बटन और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़नी है, जो 10th क्लास में है और वो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो अच्छे से बायो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे सारे लेक्चर्स को उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सारा चीज़ सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। इट्स फ्री, जिससे आपको जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, है ना। पौधे श्वसन कैसे करते हैं? देखिए, बचपन में हम पढ़ते थे कि पौधे जब सांस लेते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अ, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। देखो, पौधों का प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि श्वसन में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जस्ट लाइक हमारे, है ना, हम लोग भी जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पौधों में भी श्वसन होता है। वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये क्रिया ज़्यादातर रात में होता है। तो आप लोग भी सुने होंगे कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने चाहिए, है ना। कहावत ये थी कि भूत होते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, है ना। पौधों पे भूत नहीं, बल्कि रात को अगर आप पौधों के नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा इंटेक करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा आप इनहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो पौधों में श्वसन, तो पहले ये जानते हैं कि पौधे श्वसन करते किस अंग से हैं। देखो, पौधे जो श्वसन करते हैं उनके लिए कोई भी मुख्य अंग नहीं होता है। जैसे हमारे पास हमारा फेफड़ा है, हम सांस किस अंग से सबसे पहले लेते हैं? नाक से। नाक से जाता है ऑक्सीजन, फेफड़े में जाता है, फिर वहाँ से पूरे शरीर में फैल जाता है। बट अगर आप पौधों के बारे में बात करेंगे तो पौधों में ऐसा कोई अंग नहीं है, पौधों में कोई भी मेन अंग नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सॉरी श्वसन के लिए। तो पौधों में श्वसन के लिए कोई भी मुख्य अंग नहीं है। पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होती है। ये याद रखना है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पौधों में श्वसन के लिए कोई भी मेन अंग नहीं होता है, तो श्वसन कैसे करते हैं? तो शरीर की सतह से करते हैं ना। शरीर की सतह पर आप देखे होंगे कहीं कहीं दरार फटे होते हैं पेड़ पौधों में। तो उन्हीं दरारों से उनको, जिसको वातरंध्र हम कहते हैं, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों को जैसे डाली है, बीच बीच में कहीं कहीं दरार होता है, तो वातरंध्र होता है। तो इसी से ऑक्सीजन शरीर के अंदर वो लोग विसरण के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन युक्त वायु पत्तियों के रंध्रों, वातरंध्रों, अंतरकोशिकीय स्थान और जड़ों के मूल रोमों द्वारा प्रवेश करते हैं। क्लियर है? तो पौधों में जो श्वसन है, श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन उनको चाहिए, वो कहाँ से प्रवेश करेंगे शरीर में? तो उनके हर अंग से प्रवेश कर सकते हैं। पत्ती से भी, रंध्र से, स्टोमेटा आप जानते होंगे, वातरंध्र अभी मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों में जो दरार होते हैं ना, वही वातरंध्र है। अंतर कोशिकीय स्थान मतलब कोशिकाओं के बीच जो छोटे छोटे स्थान होते हैं वहाँ से, और फिर जड़ों के मूल रोमों द्वारा भी प्रवेश कर जाते हैं। क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद है जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जलीय पौधे ऑक्सीजन या फिर जलीय पौधे श्वसन किस क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित भिन्न है। मतलब पौधों में जो श्वसन होता है वो जंतुओं में श्वसन से किस प्रकार से भिन्न है? तो फर्स्ट ये है कि पौधों में जड़, तना, पत्तियों से श्वसन होता है ना। पौधों में जो श्वसन होता है वो जड़, तना, पत्ती तीनों अंग से हो सकता है। जड़, तना, पत्ती। जबकि जंतुओं में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से होता है। तो इस प्रकार से भिन्न। अब जंतुओं में तो जड़, तना, पत्ती होता नहीं है, तो इसी वजह से जंतु और पौधों में अलग अलग श्वसन होता है। पौधों में श्वसन के लिए जड़, तना, पत्ती है और जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा है। सेकेंड लाइन क्या है
कि पौधों में जंतुओं की तरह गैसों का परिवहन नहीं होता है। मतलब जैसे हमारे शरीर में क्या है कि हम लोग नाक से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, फिर यहाँ से वो चला जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में, रक्त में मिलेगा, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला देगा। लेकिन ऐसा पौधों में नहीं होता है। आप जानते हैं कि पौधे जड़, तना, पत्ती हर अंग से ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो पौधे तो छोटे होते नहीं है, पौधों में कोई एक पत्ता तो है नहीं, एक वातरंध्र तो है नहीं, हर जगह से ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है और ऑक्सीजन की क्रिया और श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति जो होती है ना, काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, देखो, हमारा जो शरीर है, हम हमेशा ही हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, जिससे हमारे शरीर में श्वसन की जो दर है वो काफ़ी तेज है। तो जंतुओं में श्वसन काफ़ी तेजी से होती है, जबकि पौधों में श्वसन काफ़ी धीमी गति से होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पौधों में श्वसन के बारे में बताएं, तो आप ये टॉपिक वाइज लिख सकते हैं कि पौधों में श्वसन के लिए कोई मुख्य अंग होता नहीं है, ये विसरण क्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, और इनके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश किस अंग से करते हैं, रंध्रों द्वारा, वातरंध्र द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान और जड़ के मूल रोमों द्वारा, क्योंकि जड़ को भी तो श्वसन की क्रिया चाहिए ना, श्वसन करना पड़ेगा, और वो जमीन के अंदर है तो कहाँ से ग्रहण करेगा, तो जड़ के अंदर जो मूल रोम होते हैं उससे ग्रहण करते हैं। अब जलीय पौधों की बात आती है, तो जलीय पौधे भी श्वसन विसरण के द्वारा ही करते हैं। और फिर अलग कैसे है, जंतुओं से श्वसन इनका अलग कैसे है, तो ये जड़, तना, पत्ती से कर सकते हैं, जबकि जंतु जो है फेफड़े से श्वसन करते हैं। पौधों में जंतुओं की तरह गैसों का परिवहन नहीं होता है, और जंतुओं की अपेक्षा ये काफ़ी धीमी गति से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो पौधों में श्वसन की क्रिया खत्म करने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जंतुओं में श्वसन। देखो, हम एक कोशिकीय जंतुओं के साथ चलेंगे पहले। तो एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं में जो पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है, कोशिका झिल्ली से होती है। कोशिका झिल्ली आपको पता है, कोशिकाओं के बाहर जो झिल्ली होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में, मतलब जो काफ़ी निम्न कोटि के होंगे, उतने विकसित नहीं होंगे, उनका शरीर का बनावट उतना जटिल नहीं होगा। ठीक है, और वो बहुकोशिकीय होंगे, तो उनमें श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान शरीर से विसरण के द्वारा ही हो जाता है। तो आप ये दोनों को प्लस में याद रख सकते हैं। मतलब क्या कि एक कोशिकीय जंतुओं में भी विसरण के द्वारा, और जो निम्न कोटि के बहुकोशिकीय हैं उनमें भी विसरण के द्वारा श्वसन हो सकता है। जैसे हाइड्रा। विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जो विकसित बहुकोशिकीय जंतु, जैसे हम लोग हैं, हमारे आसपास जो जंतु जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं वो सभी विकसित हैं। तो उनमें श्वसन के लिए क्या चाहिए, फेफड़ा होना चाहिए, गिल्स होना चाहिए, ट्रैकिया होना चाहिए, मतलब श्वसन नली होना चाहिए। तो ये काफ़ी विशेष अंग द्वारा होता है, जिसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतु जो बहुत विकसित होते हैं, उनको श्वसन के लिए काफ़ी कई सारे अंग की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग श्वसन अंग तंत्र यानी श्वसन तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तिलचट्टा और टिड्डे जैसे जंतु में ट्रैकिया पाया जाता है। ये एग्जाम में के लिए आप याद रखेंगे कि तिलचट्टा श्वसन किस अंग से करता है, ट्रैकिया मतलब श्वसन नली। टिड्डे भी श्वसन नली से अपना श्वसन कर सकते हैं। फिर जलीय जंतु में गिल्स पाए जाते हैं। तो देखो, जो तिलचट्टा और टिड्डे हैं, आप देखे होंगे, तो इनमें श्वसन के लिए ट्रैकिया होता है, और जलीय जंतु में गिल्स पाए जाते हैं, मतलब जैसे मछली। ठीक है, मछली। फिर वर्टिब्रेटा उपसंघ के सभी जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। देन नाउ द क्वेश्चन इज कि वर्टिब्रेटा क्या होते हैं। देखो, वर्टिब्रेटा वो सभी जंतु जिनके बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी के जैसा बीचों बीच एक पाया जाता है हड्डी, लंबा, उसको हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इनमें सभी में श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़ा पाया जाता है। जैसे मनुष्य, मगरमच्छ, कछुआ, सांप, गाय, भैंस, ये सभी वर्टिब्रेटा है। ठीक है, तो ये है जंतुओं में श्वसन जो निम्न कोटि के हैं या फिर बहुकोशिकीय हैं, तो उनमें श्वसन किस अंग से होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे अंग जो मेन है वो लिखा है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मानव में श्वसन होता कैसे, काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, इसलिए मैं उसको इस लेक्चर में कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, फिर आप लोगों को देखने में भी उतना अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ नाम यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको याद रखें। मानव में श्वसन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नासिका। नासिका मतलब नोज। तो सबसे पहला अंग क्या होता है? नोज। नोज के बाद होता है लैरिंग्स। नाक के बाद की जो रास्ता होती है घुमावदार, उसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद लैरिंग्स में ही यहाँ पे स्वर यंत्र होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलते हैं, गले में जो जहाँ से आवाज़ निकलती है उसी को लैरिंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद से जो लंबी नलिका होती है लंबी हो जाती है, जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। श्वास नली क्या हो जाती है? देखो जैसे यहाँ पे नाक है, यहाँ पे लैरिंग्स है, और फिर उसके बाद से हो जाता है ट्रैकिया, यानी कि श्वसन नली। और श्वसन नली आगे जाके ऐसे बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। और हर ब्रोंकस से एक एक फेफड़ा जुड़ा होता है। ठीक है, एक एक फेफड़ा जुड़ा होता है। तो और फिर ये जो ब्रोंकस है अंदर जाके कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जैसे देख लीजिए, तो यहाँ पे नाक, यहाँ पे लैरिंग्स, ये ट्रैकिया श्वसन नली, ये ब्रोंकस। ब्रोंकस से फेफड़े जुड़े रहते हैं। ब्रोंकस अंदर जाके काफ़ी सारे जड़ों में बढ़ जाते हैं। जड़ों में बढ़ जाने के बाद जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर वायु कोष्ठ होते हैं जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वायु कोष्ठ होता है, जैसे ही आप यहाँ से सांस लेंगे, सांस इधर जाएगा ऑक्सीजन और सारे जाके वायु कोष्ठ में भर जाएंगे। फिर यहाँ से हृदय में चला जाता है, और फिर हृदय से खून से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाता है। सो ये है आपका टोटल श्वसन का बेसिक। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मानव में श्वसन कैसे होता है, काफ़ी डिटेल से, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इतना देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।